सिस्टर मेरे बेटी को प्यार चाहिए प्यार। मैडम 4 दिन से 3 दिन से बिना खाए बेच छोड़े यहाँ पे खड़े। मेरे डैड की अस्थियां है मेरे साथ और मुझे यहाँ बेंगलोर से सबसे पहले दिल्ली जाना है, दिल्ली से फ्लाइट लेना है। यात्रियों के संकट पर ढेरों वीडियोस बने, ढेरों चर्चाएं हुई, लेकिन मूल प्रश्न ये कि इसका जिम्मेदार कौन? क्या ऐसी परिस्थिति होने के बाद हम जागेंगे? जब भी आप कोई नियम बनाते हैं, इसके लिए पहली बात तो मैं कह दूं कि सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और ये कंपनी भी, इसने भी जो ये घपला किया है यह अक्षम्य है। एविएशन मिनिस्ट्री ने कोई भी रूल्स बनाए तो क्या डीजीसीए को उसका ओवरसाइट नहीं रखना चाहिए था? ये निगरानी नहीं रखनी चाहिए थी कि उसमें कौन क्या कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई है? डीजीसीए का आंख मूंद के बैठे रहना और अचानक उठ के इस नियम को लागू कर देना कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार के समर्थन का संकेत दे। और अब अपने तो इस्तीफा होता नहीं है, तो अब नायडू साहब बैठक ले रहे हैं, बोले कि कार्रवाई होगी। अब क्या कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी? आपने 10% उनका रूट लेकर इंडिगो को दूसरे एयरलाइंस को दिया है, तो क्या दूसरे एयरलाइंस के पास उतना मैन पावर है, नहीं है, क्या है? इस मुद्दे पर कायदे से विपक्ष को भी मैं कटघरे में खड़ा करूंगा। काम रोको प्रस्ताव लाके चर्चा करनी चाहिए थी, इतना गंभीर मुद्दा था ये। आप भी वंदे मातरम और चुनाव सुधार में बह गए। क्या आपकी बात सरकार ने मान ली चुनाव सुधार में? आपने सरकार की मान ली वंदे मातरम में, और इस पर आप चर्चा नहीं। बयान देके कोई मंत्री बच जाए तो ये सब शर्मिंदगी होनी चाहिए पूरे देश को और खासतौर पे विपक्ष को। अरे मांगियो, मतलब आपने भूखे भेड़ियों के सामने हमको पटक दिया और आप तो कह रहे हैं कि साहब उसको भूख लगेगी तो वो तो खाएगा। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पहले मेहमानों से परिचय करा देती हूं, फिर विषय का रुख करेंगे। रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं, अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णी जी भी हमारे साथ हैं और सलाहकार संपादक विनोद अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ हैं। आपने पिछले दिनों इंडिगो की फ्लाइट्स का संकट देखा, एयरपोर्ट पर लोगों को परेशान देखा, यात्रियों की दिक्कतें देखी। ये पूरा मामला देश में चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि नियम इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सहूलियत हो, दिक्कत ना हो। पीएमओ की तरफ से तमाम निर्देश जारी हुए, बहुत सारी बातें कही गईं, यात्रियों के संकट पर ढेरों वीडियोस बने, ढेरों चर्चाएं हुई, लेकिन मूल प्रश्न ये कि इसका जिम्मेदार कौन? क्या ऐसी परिस्थिति होने के बाद हम जागेंगे? नियम जिस तरीके से बनाए गए, पालन करने के लिहाज के साथ ही जब समय अवधि की बात आई तो उस पर काम क्यों नहीं हुआ? किसकी गलती, कहां कमी, किसकी खामी, ये सब विस्तार से चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। शुरुआत आज समीर जी से करेंगे। समीर सर, इंडिगो का ये संकट, प्रधानमंत्री, पीएमओ सबको इसमें आना पड़ा, डीजीसीए का नियम, बहुत सारी बातें, मतलब मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से लेके, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेके, डिजिटल मीडिया से लेके सब ने खूब बातें की, लेकिन मूल प्रश्न कहीं छुप गया है। क्या, क्यों, किस वजह से इस तरह की स्थिति आई और क्यों इस तरह की स्थितियां भारत में अक्सर दिखाई देने लगती हैं? देखिए प्रतीक्षा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियाँ तब बनी जब पुतिन भारत के दौरे पर थे। वो 4 और 5 तारीख को भारत के दौरे पर आए हुए थे और 5 तारीख को ये सब इंडिगो की घटना घटी कि जब इतना मारामारी सारे एयरपोर्ट पर देखने को मिली। और जब किसी एक एयरलाइंस की मोनोपोली होगी, वो सिविल एविएशन में अगर 68 और 70% अगर आप उसके पास अगर रूट होंगे, अगर वो एयरलाइंस अगर बैठ जाती है या उसको कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाती है तो ये होना स्वाभाविक था, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलते हैं रोज़ लगभग 2000 से ज़्यादा उड़ानें इंडिगो की उसकी रहती है डेली, इतनी ज़्यादा किसी की भी नहीं है। और उसमें से अगर 15-20% उड़ानें भी अगर प्रभावित हो जाती है तो लगभग 200-300 उड़ानों का फ़र्क पड़ना और भारत जैसे देश में बहुत बड़ी घटना थी। और पूरे देश ने इस घटना को देखा कि कैसे एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा हुआ है, 2-2 दिन तक लोग सफ़र के लिए परेशान हो रहे थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इसकी बड़ी जिम्मेदार है। इसके अंदर डीजीसीए को देखना था, सिविल एविएशन को देखना था। भाई सिविल एविएशन मिनिस्ट्री क्यों है, डीजीसीए क्यों है? इसीलिए ना कि भाई तमाम तरीके के रूट स्मूथली चले, कोई अगर दिक्कत आने वाली है तो उस संदर्भ में
क्या हो सकता है इसको देखें। आपने एक नियम बना दिया कि भाई पायलटों को 2 फ्लाइट के बीच में इतना समय होना चाहिए, वीकली इतने घंटे का उनको रेस्ट होना चाहिए, क्रू के लिए ये तमाम आपने बना दिए। लेकिन आपने 1 जुलाई से लेके 1 दिसंबर तक का आपने जो समय था, 1 जुलाई को पहला फेज था और 1 नवंबर को दूसरा फेज था, इतने बीच में 6-8 महीने के समय के बीच में क्या आपने देखा कि जो आपने नियम लागू किया है डीजीसीए ने, क्या वो सारी एयरलाइंस उसको प्रॉपर फॉलो कर लिए? क्या आपने उसकी मॉनिटरिंग करी? क्या आपने उन सारे सिविल एविएशन के साथ बैठक की जो सेवाएं दे रही है? तो इंडिगो जैसी इतनी बड़ी जो कंपनी जो देश के अंदर चलाती है, आपको उसका तो विशेष देखना चाहिए था कि उसने वो इम्प्लीमेंट किया कि नहीं। और जिस तरीके से 11th आवर पे सब प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, उसके बाद सिविल एविएशन का रिस्पॉन्ड देखिए। दूसरे एयरलाइंस ने फ्लाइट 10,000 की जगह 80,000 और 90,000 कर दिया। दिल्ली बॉम्बे 90,000 कि आदमी दूसरी जगह भी टिकट लेकर ना जा सके। उस पर डीजीसीए ने या सिविल एविएशन ने क्या किया? सिविल एविएशन मिनिस्टर नायडू साहब का बयान इतने देर से आता है, तब तक देश में पूरा कोहराम मच जाता है। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, सिविल एविएशन की जिम्मेदारी है, और पूरी तरीके से केंद्र सरकार इसमें सिविल एविएशन मिनिस्ट्री जिम्मेदार है कि जो इसे प्रॉपर्ली हैंडल नहीं कर पाई और लंबे समय से प्रॉब्लम जो चल रही थी वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में निकल कर आई। और उसके बाद आप क्या करते हो? आप उनके डायरेक्टर को बुलाते हो, आप उनके संग मीटिंग करते हो, आप कहते हो कि तमाम तरीके की आपके ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे। अब ठीक है कि इंडिगो ने कह दिया कि भाई 10,000 रुपए का हम ट्रेवल वाउचर दे देंगे, अभी 200 करोड़ रुपए उन्होंने दे दिया है कि हम इसकी मदद के लिए देंगे। लेकिन लोगों को जो मेंटल टॉर्चर हुआ, जो किसी को नौकरी करना है, किसी को हेल्थ के लिए जाना है, इतना ज़्यादा जो प्रॉब्लम है उसका हिसाब कौन देगा? तो मुझे लग रहा है कि मिनिस्ट्री की एक बड़ी इसमें फेल्यूर रहा है। और अब अपने तो इस्तीफा होता नहीं है, तो नायडू साहब बैठक ले रहे हैं, बोले कि कार्रवाई होगी। अब क्या कार्रवाई होगी, कब कार्रवाई होगी? आपने 10% उनका रूट लेकर इंडिगो को दूसरे एयरलाइंस को दिया है, तो क्या दूसरे एयरलाइंस के पास उतना मैन पावर है, नहीं है, क्या है? तैयारी नहीं चलाने के लिए। और आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी एयरलाइंस बंद हो गई, जेट आपकी बंद हो जाती है, सुब्रतो रॉय लेकर आते हैं वो सहारा एयरलाइंस बंद हो जाती है, विजय माल्या लेकर आते हैं किंगफिशर, वो बंद हो जाती है। आज 2 से 3% के मार्जिन पे एयरलाइंस काम कर रही है। और आप जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा करवाएंगे, आप तमाम जगह आप एयरपोर्ट खोलते हैं, लेकिन आप देखिए ना कि सिविल एविएशन में किस तरीके से वर्किंग हो रही है। और ये भी और खतरनाक है कि आप कह रहे हो कि पायलट की छुट्टी कैंसिल कर दी, वो पायलट वापस उड़ाएंगे, तो जो प्लेन उड़ा रहा है आप उसको उतना आराम नहीं दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है सरकार को। जिस तरीके से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर मतलब लोगों की बढ़ी है, हवाई यात्राओं की संख्या भारत में बढ़ रही है, तमाम एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में उतनी कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी होना चाहिए, फेयर भी लिमिटेड होना चाहिए, मनमाना किराया ऐसा नहीं कि त्यौहार में बहुत ज़्यादा बढ़े, और सारी एयरलाइंस चले और किसी एक की मोनोपोली ना हो कि 68% इंडिगो ले और बाकी में सारी एयरलाइंस ले, सबको मौका मिले, बेहतर एयरलाइंस आए, विदेश की आए, देश में नए लोगों को मौका दे। ऐसी स्थिति जो उत्पन्न हुई है भविष्य में कभी इसमें उत्पन्न न हो, सरकार यह सुनिश्चित जरूर करे इस बात को। रामकृपाल सर, इस तरीके की जो मुद्दे आ जाते हैं सामने, वो ये बताते हैं कि आपका फेल्योर है, कहीं कम्युनिकेशन गैप है। 3-4 दिन बाद सरकार एक्टिव होती है, फिर कहा जाता है कि एविएशन मिनिस्ट्री ने पीएमओ को सूचित किया है। इतनी की आवश्यकता होती है? पूरा जो है मीडिया, पूरा पेपर, पूरा सोशल मीडिया, वो एक बच्ची के लिए नैपकिन मांग रहा है उसका पिता, कोई बुजुर्ग हैं जो बीमार हैं, कोई शादी का जोड़ा है जो अपने शादी में नहीं पहुंच पा रहा है, ये सारी तस्वीरें क्या पीएमओ को बताने की जरूरत थी? सरकार का फेल्योर है ये सारी सबको पता था। हमारे यहाँ होता क्या है कि चीज़ें जब तक, जैसे कह रहे हैं ना कि बिल्कुल दूध जब तक उबलने नहीं लगता है तब तक उसको कोई, जब तक वो गिरने ना लगे उबल के, तो जब भी आप कोई नियम बनाते हैं, इसके लिए पहली बात तो मैं कह दूं कि सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है। और ये कंपनी भी, इसने भी जो ये घपला किया है ये अक्षम्य है। और सरकार और इंडिगो ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। ज़्यादा जिम्मेदारी सरकार के मैं कह रहा हूँ कि जब आपको सब पता है कि जिस तरह से एविएशन सेक्टर में, ये बात तो सही है कि इसमें मार्जिन इतना कम है कि ऐसे नहीं होता कि कोई कंपनी आ जाएगी। और ये जो मोनोपोली वाली बात जो बार बार होती है पूरी दुनिया में, आप एप्पल को देख लीजिए, आप माइक्रोसॉफ्ट को देख लीजिए, अभी एनविडिया है, उसकी मोनोपोली है, जो चिप बना रही। अच्छा, इसमें ऐसा तो नहीं है किसी को ज़बरदस्ती आप पिस्तौल दिखा करके कहेंगे एयरलाइन चलाओ। डेक्कन ख़त्म हो गई, सहारा खत्म हो गई, जेट खत्म हो गया, किंगफिशर खत्म हो गई, स्पाइस नहीं अभी तो चल रही है, खैर वो स्पाइस जेट। और जानती हैं सरकार को ये पता था, विनोद जी, एक
राकेश झुनझुनवाला की एक कंपनी चली, आकाशा। सबको ये पता है कि आकाशा को डाउन करने के लिए इंडिगो ने क्या क्या नहीं किया। जग जाहिर उस समय सरकार ने क्यों नहीं इंटरफेयर किया? तो जब आपको पता है, या पायलट्स का, अभी मैं एक पायलट का एक सोशल मीडिया पर एक लेटर आया है, उसको कोई सुन ले, पढ़ ले। वो क्रू मेंबर्स को जब कोई भी चीज़ समझती है कि हमारे बिना काम नहीं चलेगा, आई एम इंडिस्पेंसिबल, तो वो फिर क्या कहता है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। वो पायलट को भी ये कहा गया था, यू आर बेगर्स, बेगर्स कांट बी चूजर्स। स्ट्रांग है, आप तो कहीं जा नहीं सकते। मैं वही बता रहा हूँ, सब कुछ सरकार को मालूम है। दिक्कत हमारे यहाँ क्या होती है कि जब आप कोई पॉलिसी फ्रेम करते हैं तो हमेशा, जैसे साइंस में होता है, अगर टीका बनाते हैं तो उसका परीक्षण किया जाता है। आपने कोई पॉलिसी चेंज किया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखिए कि कौन परेशान उससे हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है। ये सारा नज़रअंदाज कारपेटिंग करती गई है। कारपेटिंग, जो सवाल उठे, जो मुद्दा है, कारपेटिंग करो। नतीजा उसका क्या होता है? ज्वालामुखी, धीरे धीरे धुआं निकल रहा है। अगर आपने नहीं किया तो एक दिन फटेगा, विस्फोट होगा। वो हुआ है। और मैं ये कह रहा हूँ कि भविष्य में फिर नहीं हो, क्योंकि देखिए मोनोपोली तो होगी, ये तो चॉइस लोगों पर डिपेंड करता है। जब तक जेट थी तब तक सबसे नंबर 1 जेट थी, वो अलग सुविधाएं देते थे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इतने पैसेंजर आप ढोएंगे, इतना नहीं। इन्होंने 10% जो काटा है वो भी चलिए पेनाल्टी ग्रुप में है, लेकिन अल्टीमेटली आप इसमें इंटरफेयर मत कीजिए। एक एयर इंडिया आप नहीं चला पाए, तो वो चीज़ है। लेकिन लगातार आप देखते रहिए कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। कोई कानून बनाइए तो उसके आप लगातार देखिए कि उसमें कोई कमी है तो उसको तुरंत सुधार कीजिए। पूर्णिमा मैम, सरकार ने पहले दूसरे दिन कहा, सरकार की तरफ से जो बयान आया कि ऑपरेशनल फॉल्ट है, एयरलाइंस देखेगी, बाकी चीज़ें करेगी। वो जब पूरा हंगामा हो गया तो नायडू साहब एक फोटो डालते हैं जिसमें इंडिगो के जो सीईओ हैं वो हाथ जोड़े उनके सामने बैठे हुए हैं। जिम्मेदारी वहीं खत्म हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जिस तरह से इंडिगो को अभी भी लाइटली किड ग्लव ट्रीटमेंट दी जा रही है, वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। इतने लाख यात्री, जहां इतने 5-6 दिन तक लगातार हमने वो तमाशे देखे हैं कि कितने लोग सफ़र हुए, कितने लोग स्ट्रैंडेड रहे, 5-5, 6-6 दिन तक लोगों का सामान नहीं मिला। वो ट्रैवल कर गए लेकिन सामान नहीं मिला। तो ऐसे में आखिर कहीं ना कहीं जिम्मेवारी फिक्स तो करनी पड़ेगी। और प्राइमरी एंड फॉरमोस्ट तो खैर इंडिगो की जिम्मेवारी बनती ही है, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ जो सरकार की गाइडलाइन थी उसको इग्नोर किया, टोटली इग्नोर कर दिया, और उसके अलावा अपने यहाँ पायलट की भर्ती पर फ्रीज लगा दिया। बिल्कुल, पायलट की भर्ती 2 साल से इंडिगो में नहीं हो रही थी। कोई सरकार कह रही है और पायलट लेने के लिए, और आप जो ऑनगोइंग है उसी को फ्रीज कर रहे हैं। जो नॉर्मल रूटीन में जिनका लिया जाना चाहिए था, आप अपने पायलट्स पे डबल लोड डाल रहे हैं। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंडिगो की बनती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डीजीसीए और ऊपर से सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को हम बिल्कुल क्लीन चिट दे दें, क्योंकि असल में गुनहगार तो वही हैं। भाई, अगर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने कोई भी रूल्स बनाए तो क्या डीजीसीए को उसका ओवरसाइट नहीं रखना चाहिए था? ये निगरानी नहीं रखनी चाहिए थी कि उसमें कौन क्या कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस हुई है? वो इम्पैक्ट, उसके असर पर सोचना असर चाहिए तो जब होगा तो हुआ, देखा ना सबने। उस बीच में 2 साल रूल बने हुए और इस क्राइसिस को एक्सप्लोड हुए, बीच में करीब 1.5-2 साल का समय निकला। ये क्या किसी की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए थी कि देखें कि उस रूल का कंप्लायंस किस स्टेज पे पहुंचा है? और अगर क्राइसिस के बाद भी हमने सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को 3 दिनों तक सीन से बिल्कुल गायब देखा। बिल्कुल, मतलब कहीं से कोई लग रहा था कि उनके ऊपर कानों पे जून ही रेंग रही है। ना पार्लियामेंट में कोई हो हल्ला हमें सुनाई दिया, ना कोई चर्चा सुनाई दी। तो प्राइमरीली तो मुझे लगता है कि कोई और सरकार होती तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का इस्तीफा अब तक हो जाना चाहिए था। इस सरकार में हम उस चीज़ की तो उम्मीद कर नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमें सोचनी चाहिए कि ये सरकार जो डिंडोरा पीटती है कि वो ट्रेडिशनल विजडम और पुराने संस्कार, पुराने अपने हमारी जो संस्कृति है उसकी बात करती है। ट्रेडिशनल विजडम क्या कहता है? डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपने ये कैसे होने दे दिया कि एक एयरलाइन सारी की सारी मार्केट को कैप्चर करके बैठ गया? इस चीज को आपने कैसे अलाउ कर दिया? आप सारे अंडे एक बास्केट में रख देंगे तो वो बास्केट गिरे ना गिरे, जोर से झटका भी लगा तो वो अंडे टूट जाएंगे। और वही हाल अभी हुआ है। गिरा नहीं, जेट एयर की तरह, सहारा की तरह, बाकी दूसरी एयरलाइंस की तरह गिरा नहीं, लेकिन झटका तो लगा, लेकिन और उससे हमारे जो यात्रियों को परेशानी हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है वो कॉमन मैन की सुख दुख की
जिम्मेदार होती है, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है। मेरे हिसाब से सरकार में किसी ना किसी को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, सरकार को थोड़ा ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। फिर होंगे इस तरीके की नहीं तो फिर होंगे इस तरह के हादसे। राकेश सर, मुझे लगता है कि हम दुनिया में एविएशन में तीसरा बहुत बड़ा बाजार है। इससे हमसे पहले 2 देश और हैं। वहां पर एक इस तरीके की मोनोपोली दे देना जमाने से, मतलब सालों से ये चला आ रहा है। इस तरीके की चीजें जब आती हैं तो जब ऐसा विस्फोट होता है तब हम और आप इस तरीके से चर्चा करते हैं और खबरों के खिलाड़ी का विषय भी हो जाता है। पर क्या जिम्मेदारी तय होना जरूरी है आम लोगों के हिसाब से? वो वापस मिलता है। देश में सबसे सस्ती एयरलाइंस गोपीनाथ जी ने शुरू की और उसे पूरी तरह से बर्बाद करने वाला इंडिगो है। उसका कर्मफल मिला। और जब आत्मनिर्भर भारत जो है किसी निजी कंपनी पे ज़्यादा निर्भर हो जाएगा तो इसी तरह का कर्मफल उसे भी भोगना पड़ेगा। 2 बातें महत्वपूर्ण हैं कि देश में जिस मंत्रालय को हम ये मान के चल रहे थे कि उसके पास ना तो बड़े एयरपोर्ट हैं ना कोई एयरलाइंस है, उस मंत्रालय को टीडीपी ने क्यों मांगा। फिर दूसरी बात कि हमें 2 साल पहले, चलिए आप कि 2 साल पहले आपके डीजीसीए की तरफ से एक नोट जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि सभी एयरलाइंसों में एफडीटीसी अनिवार्य रहेगा। जनवरी 2024 में दूसरा नोट जारी होता है और मई 2024 में उसका नोटिफिकेशन हो जाता है, यानी कि आपको नवंबर तक हर हाल में सभी एयरलाइंस को इस नियम को पालन कर लेना है। उसी दौरान एक निजी कंपनी एफएसटीसी के साथ सौदा शुरू करती है और सोचिए कि 1.5 साल तक उस सौदे पे बातचीत चलती रहती है और नवंबर में वो सौदा फाइनल होता है और 72% की हिस्सेदारी उस निजी कंपनी के हाथ में आती है। और उसके बाद डीजीसी अचानक उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि आप लोगों ने जारी किया इस नियम को या नहीं जारी किया। तो 2 साल तक डीजीसीए का आंख मूंद के बैठे रहना, अचानक सौदा एफएसटीसी के साथ सौदा होने के बाद उसका उठना और एकाएक दबाव बना देना क्या जाहिर करता है। देखिए पूरा जो आप बिजनेस की बात करें, मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है कि जितना पायलट की संख्या कम दिखाई जाएगी एफएसटीसी में बैठे हुए ट्रेंड पायलट की मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ जाएगी और उस निजी कंपनी को उसका फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं जो हम ये सोच रहे कि वो मंत्रालय टीडीपी ने क्यों लिया, तो वो मंत्रालय टीडीपी ने इसलिए लिया, कनेक्शन है। तो मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार डीजीसीए है। डीजीसीए को जब पता था कि पायलट के नियुक्ति में 12 महीने का सीनियर पायलट के लिए नोटिस पीरियड होता है और 6 महीने का को पायलट के लिए नोटिस पीरियड होता है, इसलिए 2 साल का पीरियड रखा गया था कि यदि एक कंपनी से कोई पायलट छोड़ के दूसरी कंपनी में जाता है तो उसको 12 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना होगा या 6 महीने का करना होगा। लेकिन उस दौरान डीजीसीए का आंख मूंद के बैठे रहना और अचानक उठ के इस नियम को लागू कर देना कहीं ना कहीं ये पक्षपातपूर्ण व्यवहार के समर्थन का संकेत दे रहा है। और ये सारी जो बातें होती हैं इसका जो असर होता है ये सिर्फ आम लोगों पर होता है। विनोद सर, विपक्ष की तरफ से ये बात कही गई कि सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया और अभी जो चर्चा हुई आपके सहयोगियों ने भी यही कहा कि नई बात हुई। ये इतने दिनों से ये पूरी कहानी किस ओर चल रही थी, किस तरीके का संकेत है? टीडीपी नायडू साहब 3 दिन गायब रहे और अचानक से फिर एक तस्वीर जो है शेयर कर दिए, कैसे ये पूरा देख रहे हैं आप? देखिए राकेश शुक्ला जी ने जो बात कही है वो एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा करती है कि ये सारी क्राइसिस जो है ये क्रिएटेड। और मैं भी 1-2 बातें इसमें जोड़ूंगा कि देश के एक बड़े राजनेता के स्टेक्स इंडिगो में पैसा लगा और वो पाला बदलने में भी उस्ताद है और इसीलिए इंडिगो को मोनोपोली मिलती चली गई। यूपीए के ज़माने से एनडीए के ज़माने में और विस्तार उसका हुआ और वो मोनोपोली 68% तक पहुंच गई। और उसके बाद जो है मुझे किसी ने बताया कि क्राइसिस कैसे, ये क्रिएटेड क्राइसिस लोग बताते हैं। एक फ्लाइट दिल्ली से तैयार, क्रू बैठ गया, पायलट बैठ गए और अचानक अनाउंसमेंट होता है कि पायलट नहीं है जी, और वो उतर जाते हैं। इसका क्या मतलब है भाई? मेरे एक जानने वाले थे उसमें। हाँ, तो मेरी बात की पुष्टि आप कर ही रही। मुझे
भी एक इंटरनल सोर्स ने बताया। तो इसका मतलब क्या है, कम से कम वो फ्लाइट तो जाने देते। तो इसका मतलब ये है जो भी राकेश शुक्ला जी ने कहा कि सब जुड़ा हुआ मामला है। 2 साल से वो नियम आप जारी कर दिया है, सूचना कुछ एयरलाइंस ने मान लिया, एयर इंडिया ने अपना कर लिया, इंडिगो ने किया नहीं। और फिर अचानक आप जागे और आपने एकदम से कहा कि जल्दी करिए, तो उनको समय चाहिए, जल्दी हो ही नहीं सकता। तो क्राइसिस क्रिएट करो, क्राइसिस क्रिएट हुई, फरवरी तक का समय मिल गया और नियम ही वापस हो गया तुरंत। तो मतलब कहने का ये सारी चीज़ें क्या है, वो 4-5 लाख लोग जो एयरपोर्ट्स पे फंसे और जिनकी पीड़ा हम सब जानते हैं, हम सबने साझा की है, भयानक कहानियां हैं उसमें। मतलब उस माँ का वीडियो देख के जो कह रही मेरी बेटी जो है उसको पैड चाहिए, क्या उसकी उस वक्त स्थिति होगी? जनता ने भुगत लिया, उसको भुगता। एक पिता 800 किलोमीटर गाड़ी चला के अपने बेटे को परीक्षा दिलवाने जा रहा है। अरे भाई, जयदीप जी के एक मित्र तो कैंसिल रोड से भी बाई रोड घुटने बदले हुए उनको गाड़ी में बिठा के उनकी सासू माँ को चले। बहुत मामले। तो एक ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें लोगों की पीड़ा हुई। लेकिन संवेदना का स्तर ये है, मैं बार बार कहूँगा कि इस मुद्दे पर कायदे से विपक्ष को भी मैं कटघरे में खड़ा करूँगा। काम रोको प्रस्ताव ला के चर्चा करनी चाहिए थी, इतना गंभीर मुद्दा था ये। आप भी वंदे मातरम और चुनाव सुधार में बह गए। क्या आपकी बात सरकार ने मान ली चुनाव सुधार में, आपने सरकार की मान ली वंदे मातरम में, और इस पर आप चर्चा नहीं। जबकि ये सामाजिक और आर्थिक दोनों मुद्दे था, और इस पे इसको उठाते तो जनता भी साथ खड़ी होती। विपक्ष ने कहाँ उठाया उस तरह से जैसे उठाना चाहिए था, अड़ जाना चाहिए था। आप तमाम सारे मुद्दों पर तो संसद भंग करेंगे, संसद का काम रोकेंगे, वॉकआउट करेंगे, बाहर आ जाएंगे जरा इस बात पर। और इतने बड़े गंभीर मुद्दे पर आप संसद उस दिन पर सरकार पर दबाव नहीं डाला, और सरकार अगर इस पर बचती तो सरकार की किरकिरी होती। तो ये मतलब इससे विपक्ष की भी संवेदनशीलता का पता लगता है कि आप कितने संवेदनशील जनता के। बिल्कुल ठीक। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा इसलिए है कि राजनीति, कारपोरेट और ब्यूरोक्रेसी का जो गठजोड़ है उसमें सत्ता पक्ष विपक्ष सब शामिल है। सब शामिल है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। सरकार के कितनी मतलब कहना चाहिए कि कंपनी के साथ कितनी बढ़िया साझेदारी है कि हर्जाने की जब बात हुई तो कंपनी कहा हर्जाना देने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन उसमें एक शब्द उसने जोड़ दिया, सबसे ज्यादा परेशान यात्रियों को। अब ये कौन परिभाषित करेगा कि सबसे ज्यादा परेशान कौन है? कैश नहीं है, जबकि कैश का प्रावधान है। कैश का प्रावधान है, आप नकद दिए हैं होटल में, टैक्सी। सर ये पूरा मामला पूरे हफ्ते हमने देखा, आप इतनी पीड़ा लोगों की, इतनी तकलीफें देखी। जिस साजिश की ओर राकेश जी भी इशारा कर रहे थे वो सब दिखाई दे रही है हमें और आपको जो हम आम लोग हैं। तो फिर डीजीसीए, फिर एविएशन मिनिस्ट्री, फिर ये क्या हो रहा है? मतलब इतना नॉर्मल हो गए हैं हम लोग कि स्टैम्पेड हो जाता है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, भगदड़ हो जाती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। लाखों लोग एयरपोर्ट पर हैं, परेशान हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो ये दिक्कत वहाँ पर वो वाली है ना, जनता की पूरी समस्याओं का समाधान करने के लिए जो लोग बैठे हैं वही समस्या के अगर कारक हैं तो कैसे आप समाधान की अपेक्षा कर सकते हैं? बाड़ी ही खेत खा रही। और मैं इसमें तो सीधी बात कहूँगा, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड 240 इफेक्ट। ये 240 का इफेक्ट है। जब आप 303 के प्रचंड बहुमत पे थे तो आप तय करते थे कि सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन होगा, बड़ा मंत्रालय किसको मिलेगा। और जब आप 240 पे बैठे हैं तो मजबूरी में आपको ये अपने गठबंधन के सहयोगी को देना पड़ा, जिसकी आगे की जो पूरी डिटेल है वो सब राकेश जी ने शेयर की। लेकिन ये जो बैसाखियों पे टिकी हुई सरकारें होती हैं, इन्होंने पहले भी देश का कैसे कबाड़ा किया है ये उसकी वानगी भर है। क्योंकि जब आपके बैसाखी के अलावा चलने का साधन नहीं होता तो बैसाखी भी अपना मनवाती है ना। यहाँ पर बिना स्वार्थ के कौन टिका है? जो बैसाखी पे टिका है उसका भी स्वार्थ है और बैसाखी का भी अपना स्वार्थ है। और उस स्वार्थ की निर्लज्ज जो प्रदर्शन हुआ है वो ये पूरे इंडिगो के क्राइसिस में हुआ है। कितनी लोगों की परेशानियां हुई हैं वो देखिए आप। और मैं विनोद जी की बात से सहमत हूं, संसद को ठप करके ये चर्चा कर देनी चाहिए थी। बाकी की बहसें महत्वपूर्ण हैं, नीतिगत हैं, लेकिन वो बाद में हो सकती थी। तत्काल का जो मामला था वो ये था। और उसके बावजूद अभी जो ताजा बयान आया है राम मोहन नायडू जी का सिविल, वो कह रहे हैं कि हम साल भर के लिए कीमतों को तय नहीं कर सकते, वो तो बाजार से तय होती है। और अगर मांग आपूर्ति और डिमांड सप्लाई से ही चलना है सब कुछ, तो सरकार की जरूरत क्या है भाई साहब? आपकी क्या जरूरत है? ऐसा बयान देके कोई मंत्री बच जाए तो ये सब शर्मिंदगी होनी चाहिए पूरे देश को और खासतौर पे विपक्ष को। अरे मांगियो, मतलब आपने भूखे भेड़ियों के सामने हमको पटक दिया और आप तो कह रहे हैं कि साहब उसको भूख लगेगी तो वो तो खाएगा। आपको 5,000 का टिकट 25,000 में मिलेगा और आपको खरीदना पड़ेगा। गजब तमाशा भाई।
तो फिर जब ये वेंटिलेटर्स की और इसकी कालाबाजारी हो रही थी कोरोना में, उनको पकड़ के जेल में काहे डाल रहे थे भाई आप? वो भी तो मांग और आपूर्ति थी, मरने दो लोगों को। अरे आप ये राशन जो सस्ता बेचते हो और ये लोगों को अन्न योजना चला के आप 80 करोड़ लोगों को अन्न क्यों पहुंचा रहे हो? चलने दो मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति से देश चलना होता तो समाजवाद के सारे पिलरों को भरभरा के ढा दीजिए और ये साम्यवाद और समाजवाद के शब्द संविधान से हटा दीजिए। कैसा बयान है भाई आप संसद में दे रहे हैं कि मांग और आपूर्ति से ही चलेगा ये टिकट और इसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते? आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जनता कंट्रोल करेगी, फिर वोटों से कंट्रोल करेगी। अगर मांग और आपूर्ति से चलना है कि 50,000 हो गया डिमांड तो हम 50,000 में टिकट बेचेंगे और 5,000 हो गया डिमांड तो हम 5,000 में बेचेंगे, 5,000 से नीचे तो कभी जाएंगे 2,000 रुपए में या 1,800-1,200 में तो मिलता नहीं है। ये पूरी जो सिविल एविएशन की व्यवस्था है देश में, यही गड़बड़ है। जिस देश में रतन टाटा जैसे स्वदेशी और कद्दावर उद्योगपति को डीजीसीए के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा था अपनी विस्तारा एयरलाइंस की मंजूरी लेने के लिए, उस देश में डीजीसीए में बाबूगिरी, नौकरशाही और स्वार्थ कितना ज्यादा हावी है, इसका केवल परिणाम भर है। विस्तारा खोलने के लिए उनको नाको चने चबाने पड़ गए थे और पापड़ बेलने पड़ गए थे रतन टाटा जैसे उद्योगपति को, और जग जाहिर है वो कहानी। इन्होंने जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है। जो एयरलाइन कंपनियां डूबी हैं वो भी एयरलाइन कंपनियां अपनी गलतियों से कम और ये सिविल एविएशन और डीजीसीए की मनमानी से ज्यादा डूबी हैं। बड़े बड़े एयरपोर्ट्स बना लीजिए, सुविधाएं देने के, पर यात्री जा ही नहीं पाएगा तो क्या होगा? आज यात्री की मजबूरी है। आज जिस तरह से जनसंख्या बढ़ी है, देश में इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, जॉब्स बढ़े हैं, वैसे ही लोगों का ट्रैवल भी बढ़ा है और उस बढ़े हुए ट्रैवल में समय सबसे कीमती है और समय को बचाने के लिए व्यक्ति दुगना किराया दे रहा है। उससे बड़ी बात है ट्रेन में भी आप कह रहे हो कि ट्रेन से, लेकिन ट्रेन में टिकट कहां मिल रहा है? 60 दिन पहले, 90 दिन पहले सारा टिकट बुक हो जा रहा है। तो व्यक्ति को अगर बिजनेस ट्रैवल या कोई अर्जेंट काम से पर्सनल ट्रैवल करना है तो उसकी मजबूरी है, दूसरा उसको समय भी बचाना है। और इन दोनों कारणों से हवाई ट्रैवल बढ़ा है। तो वो आपके हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में भेजने वाले से नहीं बढ़ा है, उसने अपनी मेहनत से, अपने श्रम से, अपने स्किल से, अपनी विद्या से, अपने एजुकेशन से अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाया है। और उस अर्निंग कैपेसिटी के बढ़ने के बाद कई बार मजबूरी में और कई बार आवश्यकता के अनुसार वो अपना हवाई जहाज का टिकट खरीद रहा है। और उसके लिए आप अच्छी एयरलाइंस नहीं दे सकते, तो ये बिल्कुल फेल्योर है, जबरदस्त फेल्योर है सरकार का। यही इस देश की विडंबना है कि हम अपने वोट से उन लोगों को वहां तक पहुंचाते हैं जो हमारे बारे में सोचेंगे, लेकिन पिछले एक हफ्ते से जिस तरीके से एयरपोर्ट की तस्वीरें आ रही थी, विचलित करने वाली कई सारी तस्वीरें दिखाई पड़ी। बहुत सारे बुजुर्ग परेशान दिखाई पड़े, बहुत सारी महिलाएं, बच्चे परेशान दिखाई पड़े, लेकिन जिम्मेदारी अभी तक नहीं तय हो पाई। सिर्फ ये कहा गया कि ट्रेवल वाउचर दे दिया जाएगा। अगर यही स्थिति रही तो निश्चित तौर पर जब अगली बार इस तरीके की स्थिति बनेगी तो फिर भी इसे सामान्य ही ले लिया जाएगा। जिस तरीके से हमारे तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने कहा कि जिम्मेदारी तय करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी, फेल्योर डीजीसीए और सरकार दोनों का है।